सत्ता में, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं उस खबर की जिस पर पूरे देश की नजर है, जो करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ी है, जिसको लेकर पिछले कई दिनों से हर तरफ बहस हो रही है, चर्चा हो रही है। यह खबर है राम मंदिर में चढ़ावा चोरी की। हर किसी के मन में यही सवाल है कि इस खेल में कितने लोग हैं, कितने किरदार हैं। सत्ता में राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर सामने आ रही जानकारियों के आधार पर हमने विशेष कुंजी तैयार की है, जिसमें इसका पूरा अपडेट हम आपको देंगे। पहली कुंजी एसआईटी रिपोर्ट वाली है। 6 दिनों की जांच, कई लोगों से पूछताछ के बाद आज यूपी सरकार की ओर से गठित एसआईटी ने अपनी प्राथमिक जांच रिपोर्ट अपर मुख्य सचिव को सौंप दी है। अभी तक की जांच में कई बड़ी बातें सामने आई हैं। सूत्रों की माने तो रिपोर्ट में मंदिर के चढ़ावे में चोरी का जिक्र किया गया है। इस रिपोर्ट को लेकर कई सवाल भी हैं। इसकी पूरी कहानी आपको बताएंगे। दूसरी कुंजी राम मंदिर चढ़ावा चोरी से जुड़े नए राज की है। चढ़ावे में दिए गए 200 किलो चांदी वाला रहस्य क्या है, ये भी आपको बताएंगे। दावा है कि इस चढ़ावे की रसीद नहीं दी जा रही है। एसआईटी रिपोर्ट पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले बात करते हैं राम मंदिर चढ़ावा चोरी के एक्सटेंशन की, जिसमें नए दावे हैं, पूरी व्यवस्था पर चुभने वाले सवाल हैं। आखिर भगवान राम के नाम पर यह कैसा खेल हो रहा है, इसकी पूरी सच्चाई क्या है। राम मंदिर में हेराफेरी और चढ़ावा चोरी वाली कहानी में अब तक आपने देखा, पहले करोड़ों के कैश चोरी के आरोप लगे, उसके बाद एक भक्त ने दावा किया कि चरण पादुका की रसीद नहीं दी जा रही है, हार की रसीद नहीं दी जा रही है। इसके अलावा जमीन खरीद में हेराफेरी का भी मामला सामने आया। तमाम सवालों और दावों के बीच अब दान में दी गई चांदी को लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं। TV9 भारतवर्ष से बातचीत में विश्व सिंधी सेवा संगम के अध्यक्ष राजू मानमानी ने यह दावा किया है कि 200 किलो चांदी की ईंटों की रसीद नहीं दी गई है। ये चांदी चढ़ावे में दी गई थी। चांदी वाले चढ़ावे की तस्वीरें भी जारी की गई हैं। ये कहा जा रहा है कि राम मंदिर में दान दी गई 200 किलो चांदी का हिसाब नहीं है। उन्होंने दावा किया है कि 200 किलो चांदी दी गई थी। उन्होंने ये भी कहा कि चंपत राय के माध्यम से दान किया गया था। आप उनके सभी आरोपों को पहले सुनिए। वो सारी 200 किलो की चांदी की ईंटें हम लोगों ने 5-10 बॉक्सों में भर करके और वहां पे राम मंदिर के परिसर में ही श्री चंपत राय जी को हैंडओवर की। दान देने के बाद कभी भी कोई आदमी जाता नहीं कि मैंने बॉक्स में क्या डाला और कहाँ गया वो, लेकिन ये राम मंदिर में यूज होना था। तो राम मंदिर के नाम पे, जो कि 500 साल के बाद रामलला का मंदिर बन रहा था, तो हम लोगों ने तो उस श्रद्धा से दिया, लेकिन और हमने कभी पूछा भी नहीं। 2-3 बार हम लोगों ने जरूर रसीद के लिए फोन किए और ये पूछा गया कि कहाँ पे आपने यूज किया है। ये कहा गया था कि हम पहले इसकी चेकिंग करेंगे, चांदी की क्वालिटी क्या है, और उसके बाद उसकी रसीद और कहाँ यूज करेंगे वो हम बता देंगे, लेकिन कभी बताया नहीं गया। तो इसीलिए हमें ये जानना है कि क्या वो 200 किलो चांदी मंदिर में कहीं लगी है कि नहीं लगी है, और क्या उसकी रसीद अब भी हमें मिल सकती है। लेकिन हमारे पास पूरी रसीदें हैं, पूरी 200 जहां से हमने ली, जहां भेजी, किसके सामने दी, उसके वीडियो, उसके फोटोग्राफ्स, वो सब कुछ हमारे पास है अभी तक। अगर एसआईटी चाहेंगे तो हम उन्हें देना चाहेंगे। सूत्रों के अनुसार खबर है कि ये मामला सिर्फ चढ़ावा चोरी तक नहीं है, बल्कि मंदिर प्रबंधन में रिश्तेदारों और करीबी लोगों की भूमिका भी सवालों में है। आरोप है कि चढ़ावे की गिनती और प्रशासनिक कामकाज में कुछ प्रभावशाली लोगों के परिजनों की मजबूत पकड़ थी, जिसकी पड़ताल की जा रही है। अब सवाल ये उठता है कि एसआईटी की जांच में क्या मिला। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार राम मंदिर चढ़ावा चोरी में एसआईटी की रिपोर्ट में कुछ खास बिंदुओं का जिक्र किया गया है। इसके साथ ही कुछ सवाल उठाए गए हैं। एसआईटी ने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट में चोरी की बात कही है। दान राशि की गणना में गड़बड़ी की बात कही गई है। निगरानी व्यवस्था पर सवाल उठाए गए हैं। इस रिपोर्ट में किसी को क्लीन चिट नहीं दी गई है, ये बड़ी बात है। गणना करने वालों के चयन पर भी सवाल उठाए गए हैं। ट्रस्ट पदाधिकारियों से उनके संबंधों की भी जांच की गई है। एक और बड़ी बात यह है कि कुछ कर्मचारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की सिफारिश की गई है। आंतरिक व्यवस्था के लिए जिम्मेदार पदाधिकारियों की भूमिका पर संदेह है। एसआईटी ने विस्तृत जांच के लिए अतिरिक्त समय की मांग की है। एसआईटी की रिपोर्ट आज हमने अपर मुख्य सचिव गृह महोदय को सौंपी है। यह एक प्रारंभिक प्रतिवेदन है और उसके क्रम में आज अपर मुख्य सचिव गृह साहब को सौंपी है। सर, कुछ खास इसमें आपको जो वहाँ पे लगा, जो आप लोगों ने जांच करी और इसकी रिपोर्ट आपने शासन को सौंपी है? ये गोपनीय जांच है, तो इसके लिए मतलब हम इस समय पर कुछ भी वक्तव्य देने के लिए अधिकृत नहीं है। जो हमारी फाइंडिंग्स थी वो हमने उपलब्ध करा दी।
बड़ा सवाल यह है कि राम मंदिर चढ़ावा चोरी का असली गुनाहगार कौन है? कब तक गोलमाल करने वाले सारे लोग पकड़े जाएंगे? कब राम मंदिर में हेराफेरी का पूरा सच सामने आएगा? इसका इंतजार हर किसी को है। संतों में चढ़ावा चोरी को लेकर भारी नाराजगी है। कई संत तो ये कह रहे हैं कि जांच तक ट्रस्ट के लोगों को नैतिकता के आधार पर पद छोड़ना चाहिए। हम सब संत बहुत आहत हैं, बहुत दुखी हैं, बहुत परेशान हैं। तो ये बहुत निंदनीय है। ये बहुत ज़्यादा शर्मसार करने वाली घटना है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये जो कुछ हुआ इसमें जो भी दोषी हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे। मैं ये कहूंगा जिसके पास भी आरोप हैं कृपया कैमरे पर जाएं, उनकी स्वतंत्रता है, लेकिन एसआईटी के सामने जरूर जाएं। और मैं एसआईटी से भी निवेदन करूंगा जो भी इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं उनको भी बुलाएं, उनसे पूछें कि इस विषय में तथ्य क्या है। जो सत्य पाता है दोषी व्यक्ति दंडित होना चाहिए। विपक्ष का सवाल यह है कि एसआईटी रिपोर्ट के बाद अब आगे की कार्रवाई क्या होगी? जिन लोगों के खिलाफ केस दर्ज करने की सिफारिश की गई है, क्या उन पर एफआईआर होगी? क्या जिम्मेदारी तय की जाएगी? क्या ये सिफारिशें सिर्फ कागजों तक सीमित रहेंगी या जिम्मेदार लोगों के खिलाफ एक्शन भी होगा? विपक्ष के नेता ये आरोप लगा रहे हैं कि एसआईटी गुनाहगारों को पकड़ने के लिए नहीं बल्कि उन्हें बचाने के लिए काम कर रही है। कैसे पूरे मामले में राजनीति भी हो रही है, आप देखिए। सरकार के लिए आसान तरीका यही है, बचने का तरीका ये कि एसआईटी का गठन कर दो। एसआईटी का गठन इसलिए कर रहे हैं कि जिससे बचा जा सके। सीसीटीवी ने इनकी पूरी पोल खोल दी। एसआईटी का मतलब है शेयर उन्हें मिला कि नहीं मिला, एज फॉर शेयर। इस मंदिर को चलाने, इस मंदिर को एक ट्रस्ट चलाता है और उस ट्रस्ट को प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा बनाया गया था। इस ट्रस्ट में एक व्यक्ति है चंपत राय, सबसे ज्यादा आरोप उसी के ऊपर लग रहे हैं। कौन है चंपत राय? और सबसे बड़ी बात है कि इतनी बड़ी चोरी की घटना हो गई, उसके बावजूद अभी तक मंदिर उसी के हाथ में है। उसे क्या टाइम दिया जा रहा है सारे सबूत खत्म करने के लिए? क्या उसे टाइम दिया जा रहा है सारे गवाहों को पलटने के लिए? उसे कौन बचा रहा है? देखिए, एसआईटी टीम गठित है, जांच हो रही है। जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और उसमें सरकार की भी निगाह हो गई है और न्यायालय का भी उस पर नज़र है। पूरी तरीके से एसआईटी की रिपोर्ट जो बना के दिया गया है, मैं उसे समझे बोगस है। अगर जांच सचमुच आप ये जांच कराना चाहते हैं और जनता को बताना चाहते हैं और भगवान राम के प्रति आपकी थोड़ी सी भी अगर भक्ति है, राम भक्त हैं योगी जी, तत्काल माननीय हाईकोर्ट के सिटिंग जज से इसकी जांच कराएं और समयबद्ध जांच करा के उस पर तत्काल मुझे लगता है कि न्याय दिलाएं। ये मेरी मांग। एसआईटी का कोई मतलब नहीं है। आज तक कोई एफआईआर नहीं हुई, जबकि सारी चीज़ें जांच में मीडिया ने भी उसको उजागर किया है। आज 15 दिन से ज़्यादा हो गया, अब तक कोई एफआईआर नहीं हुई। सरकार इस पर लीपापोती कर रही है। सत्ता में अब लखनऊ की उस आग की बात जिसकी राख शायद ठंडी हो रही होगी, लेकिन सवाल अब भी जल रहे हैं। आज हम इस अग्निकांड से जुड़ी वो चौंकाने वाली जानकारी आपको बताएंगे जिसे देखकर आपको ये एहसास होगा कि आग की घटना सिर्फ एक हादसा नहीं बल्कि उस मिली भगत का नतीजा है जिसे हम सरकारी फाइलों में प्रशासनिक प्रक्रिया कहते हैं। अब तक की जांच में सामने आ चुका है कि जिस बिल्डिंग में आग लगी वो अवैध थी। सबसे बड़ी बात, उसे 2016 में गिराया जाना था, लेकिन आदेश रातों रात रोक दिया गया। आरोप है कि नक्शा तक बदल दिया गया। इससे जुड़ी चौंकाने वाली कुंजी आप देखिएगा। लेकिन इस बीच एक सवाल यह भी है कि क्या फायर डिपार्टमेंट से रेस्क्यू में भी देरी हुई? क्या 15 लोगों को बचाया जा सकता था? अलीगंज में आज हादसे की जांच के लिए एसआईटी और फोरेंसिक टीम स्पॉट पर पहुंची और सबूत जुटाए। लेकिन जो डिटेल्स हमें मिली हैं उससे पता चलेगा कि असल में वहां लापरवाही की ऐसी इमारत खड़ी थी तो जैसे हादसे को लंबे वक्त से न्योता दे रही थी। पता चला कि जिस बिल्डिंग में हादसा हुआ वो 10 साल पहले गिर जानी चाहिए थी। उसे गिराने का ऑर्डर तक पास हो गया था, लेकिन अचानक ऐसा कुछ हुआ, रातों रात सिस्टम का हृदय परिवर्तन हो गया। जानकारी के मुताबिक जनवरी 2013 में वीरेंद्र और सुरेंद्र शुक्ला ने इस प्रॉपर्टी को खरीदा।
अगस्त 2014 में इस बिल्डिंग के आवासीय उपयोग के लिए नक्शा पास हुआ था, लेकिन जो निर्माण किया गया वो जांच में अवैध पाया गया, जिसके बाद LDA यानी लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी ने केस दर्ज किया। मई 2016 में बिल्डिंग को गिराए जाने का आदेश जारी कर दिया गया, लेकिन सिर्फ 2 महीने बाद जुलाई 2016 में ही ये आदेश वापस ले लिया जाता है। इतना ही नहीं, ये भी पता चला कि 2014 में बिल्डिंग के लिए जारी आवासीय नक्शे को कमर्शियल बना दिया गया। ये सब कुछ पता भी न चलता, लेकिन एक हादसे ने सच की चिंगारी को भड़का दिया। अब एक्शन के लिए तत्कालीन अफसरों और इंजीनियर्स की लिस्ट तैयार है। इसमें 16 नाम शामिल हैं जिन पर कार्रवाई हो सकती है। खबर यह भी है कि बिल्डिंग में व्यावसायिक गतिविधि के बावजूद नगर निगम यहां से आवासीय टैक्स वसूलता रहा। इसीलिए इमारत से जुड़े पुराने दस्तावेज और लखनऊ विकास प्राधिकरण की कार्रवाई गंभीर सवालों में है। कोचिंग सेंटर में आग से 15 लोगों का दम घुट गया, उनकी जान चली गई, लेकिन जो लापरवाही करते हैं उनका दम कभी नहीं घुटता। अब आपको बताते हैं कि कैसे सिस्टम गहरी नींद में सोता रहा और वहां देखते ही देखते मौत की बिल्डिंग खड़ी हो गई। लापरवाही की लिस्ट लंबी है, आप नोट कीजिए। पहले बेसमेंट, जहां सिर्फ 40% हिस्से पर निर्माण की इजाजत थी, लेकिन 90% से ज्यादा हिस्से पर निर्माण किया गया। विभागीय NOC की जरूरत थी, लेकिन मालिकों ने इसकी जहमत नहीं उठाई। इस बिल्डिंग के लिए सिंगल हाउसिंग यूनिट का नक्शा पास किया गया था, लेकिन बहुमंजिला कॉम्प्लेक्स बना दिया गया। कवरेज एरिया भी अधिकतम 65% था जहां निर्माण किया जाना था, लेकिन करीब पूरे हिस्से पर निर्माण कर दिया गया। परमिशन थी कि बिल्डिंग के चारों ओर खुली जगह जरूरी है, लेकिन बिना खाली जगह छोड़े निर्माण किया गया। बिल्डिंग की ऊंचाई भी सिर्फ 15 मीटर रखने की इजाजत थी, लेकिन 19 मीटर से ज्यादा ऊंची बिल्डिंग बना दी गई। इमारत में 20 किलोवाट का कनेक्शन था, लेकिन वायरिंग 10 किलोवाट लोड के लिए की गई और 34 किलोवाट बिजली की खपत हो रही थी। हादसे के पीछे इस वजह को भी जिम्मेदार माना जा रहा है कि लोड बढ़ने से शॉर्ट सर्किट हुआ और फिर बिल्डिंग में आग लग गई। वहां फायर सेफ्टी सिस्टम पहले से नहीं था, लॉक का सिस्टम भी बायोमेट्रिक था, इसलिए आग के बाद खुल नहीं पाया और वो बिल्डिंग कुछ ही देर में धधकती हुई भट्टी बन गई। अलीगंज की जिस बिल्डिंग में आग लगी, भीतर की तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहेंगे। ग्राउंड जीरो से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अंदर में ये सबसे पहले हम आपको एंट्री एग्जिट पॉइंट यहाँ पर दिखा रहे हैं। ये जो आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यानी 10 AC के आउटर यूनिट और 2 एग्जॉस्ट जो है वो यहाँ पर लगे हुए हैं। यहीं पर कहते हैं कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग की शुरुआत सबसे पहले हुई। यहाँ पर AC से स्पार्क हो रहा था। कागजों में ये 15 मीटर के परमिशन पे दर्ज है और इसकी जो लंबाई है आप देख सकते हैं कि 19 मीटर तक जाती है, यानी 15 मीटर से नीचे है तो फायर सेफ्टी की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर NOC की ज़रूरत नहीं है और इस तरीके से निर्माण हो जाता है। फायर डिपार्टमेंट अपनी तरफ से ये कह सकता है कि चूंकि 15 मीटर की अनुमति पर बिल्डिंग बनी हुई है तो टेक्निकली वो उनके दायरे में आती नहीं है, लेकिन ये प्रत्यक्ष रूप से जो दिखाई देता है इसके लिए कौन सा प्रशासन जिम्मेदार है, इसकी जिम्मेदारी तो निश्चित तौर पर तय करनी पड़ेगी। ये दीवार तोड़कर लोगों को रेस्क्यू किया गया और यहीं से जो मृतक थे उनके शव भी निकाले गए थे। ये तस्वीरें आप देखिए, ये सामने दीवार आपको दिखाई देगी। दीवार में एक जगह, 2 जगह और तीसरी जगह भी तोड़ने का प्रयास किया जा रहा था। हालांकि 2 इवैक्यूएशन पॉइंट्स बनाए गए दीवार को तोड़कर और यहीं से जितने भी फंसे हुए लोग थे, जो शव थे, वो बरामद किए गए हैं यहाँ से। तो ये ठीक बगल वाली बिल्डिंग के छत से दीवार तोड़कर लोगों को रेस्क्यू करना पड़ा, क्योंकि एंट्री और एग्जिट पॉइंट पर आग के हालात ऐसे थे कि वहां से रेस्क्यू नहीं किया जा सकता था। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर विशेष जांच दल का जो गठन हुआ है उसमें अभी हम लोग मौका मुआयना कर रहे हैं। हम सभी पहलुओं पर गहराई से जांच करेंगे, हर डिपार्टमेंट के लायबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से और सभी आयामों पर विस्तार से देखेंगे और बहुत जल्दी अपनी रिपोर्ट जो कि निर्धारित समय सीमाएं में आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। आपने एक और बात पर गौर किया होगा, अब ये सरकारी परंपरा बन चुकी है। हर बार ऐसे हादसे के बाद पहले दोषियों को नहीं बख्शने के बयान दिए जाते हैं, कुछ अधिकारियों पर एक्शन लिया जाता है, फिर धीरे धीरे लोग सब भूल जाते हैं और फिर कोई अगला हादसा इंतजार करता है। इस मामले में अब तक 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों में बिल्डिंग के 3 मालिक हैं, जिनमें रामकृष्ण उपाध्याय, वीरेंद्र शुक्ला और तुषार जायसवाल शामिल हैं। अब जिस अवैध बिल्डिंग में आग लगी उसे गिराने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है, जबकि अब तक 4 लोगों को सस्पेंड किया गया है। लेकिन जिन 15 परिवारों ने अपनों को खो दिया, वो उस सिस्टम से कुछ सवाल कर रहे हैं। धुआं ज़्यादा फैल चुका था तो हम सीढ़ियों से भी नहीं निकल पा रहे थे।
खिड़की के पास इलेक्ट्रिक पाइप था, तो वो पाइप लेके हमने कोशिश की कि उससे लटक के नीचे आ जाए, तो बाकी लोग निकल गए, तो मैं भी उनमें से एक थी। डॉक्टर इमरजेंसी में थे, कहने लगे इलाज हो रहा है, अभी बच्चे के ब्लड ज़्यादा निकल गया है, इसलिए अभी थोड़ा सा दिक्कत है, टाइम लगेगा। इनका ऑफिस 3rd फ्लोर पे था और रास्ता एक ही था जो जीने के माध्यम से ऊपर जाता था। तो जो आग लगी तो वो जीने पर ही सबसे पहले विकराल रूप धारण की, तो ऊपर से नीचे उतरने का कोई रास्ता नहीं था। 4 दिन से हाय होगी, उसके बाद सब मामला रफा दफा हो जाएगा ले देके। यही अभियान 2-3 दिन चलाएंगे, उसके बाद फिर ठंडे मामला फिर वैसे हो जाएगा। ना कोई प्रशासन उस पर ध्यान देगा, ना कोई नेता ध्यान देगा। पहले तो शुरुआती था, हल्का फुल्का था, कुछ बच्चे जो बीच के 3 फ्लोर वाले हैं वो सारे उतर गए, ऊपर में सीढ़ी नहीं है तो सारे फंस गए। में अंदर बायोमेट्रिक लगा हुआ था, जहाँ बच्चे थे, सफाई वाली थी यहाँ पर, वो चिल्लाई लेकिन तो अंदर आवाज़ नहीं गई जहाँ पर बच्चे थे। तो बच्चों को पता ही नहीं चला कि नहीं यहाँ पर कोई ऐसी आग लगी हुई है, उनको नहीं पता चला। और अंदर बायोमेट्रिक था लगा हुआ था, तो बच्चे जब दहशत में भगे तो उनके दिमाग में ये नहीं है कि बायोमेट्रिक लगाना है कि नहीं लगाना है, तो कोई निकल नहीं पाए। दूसरी चीज़ शीशा लगा हुआ था, शीशा नीचे से भी लोग तोड़ने का प्रयास कर रहे थे, ईंटें फेंक कर, लेकिन शीशा टूट नहीं रहा था। किसी तरीके से शीशा टूटा, जो हिम्मत दिखा पाए वो बगल में केबल लगी थी। 5 बच्चे 1 लड़की, वो उसी से उतरे हैं, बाकी सब उसी बीच में फंसे रह गए। अब लखनऊ में अग्निकांड के बाद शहर शहर सिस्टम की नींद टूटी है और सब फुल एक्शन में दिखने लगे हैं। जयपुर से भोपाल, दिल्ली और कानपुर तक अवैध कोचिंग सेंटर्स के खिलाफ रेड हो रही है। लेकिन सवाल तो बनता है, ये मुस्तैदी पहले क्यों नहीं दिखाई जाती? क्या ये सब कुछ किसी हादसे के बाद ही होगा? उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जिस तरह से कोचिंग सेंटर में आग लगी, उसके चलते 15 बच्चों की मौत हुई। आज मध्य प्रदेश में प्रशासन भी जागा है, कोचिंग सेंटर्स का विजिट किया जा रहा है। ये तस्वीरें आप भोपाल के MP नगर की देख रहे हैं, जहां पर क्लासरूम से लेकर कोचिंग में पूरी तरह से जांच पड़ताल चल रही है कि क्या यहां पर आखिरकार फायर सेफ्टी के क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं। सेंटर्स डिवाइडेड रहते हैं तो बच्चे थोड़े कम रहते तो उसके से आराम से अपन आ सकते थे, लेकिन एक ही जगह पर इतने बच्चे, एक ही रूट बाहर निकलने का, तो उसके कारण नहीं हो पाया। फायर यंत्र रखे गए हैं, अग्निशमन यंत्र, वो भी चालू अवस्था में पाए गए हैं, लेकिन वेंटिलेशन जो मेन प्रॉब्लम है, जहाँ पे स्मोक निकलने का जरिया नहीं है, वो एक नहीं है यहाँ पे। एग्जिट का भी केवल एक छत से इनके पास रास्ता है, जिसको उनको बनाने के लिए साथ व्यवस्था टाइम दिया गया है। राजधानी जयपुर का गोपालपुरा इलाका है और यहाँ आप देख सकते हैं कोचिंग सेंटर पर जो है पूरी तरीके से यहाँ कार्रवाई की जा रही है। अगर किसी का जो फायर NOC नहीं है तो यहाँ पर देख सकते हैं कि उस कोचिंग सेंटर को किस तरीके से सीज किया जा रहा है। लखनऊ का जो हादसा हुआ था उसके बाद आप देख सकते हैं राजधानी जयपुर का जो नगर निगम प्रशासन है पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। ये हमारा सर्वे भी जारी है, साथ साथ सर्वे जारी है। आज हम कार्रवाई करते हैं, सबको सख्ती करेंगे, एक भी ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं रखेंगे जिसके पास बिना फायर NOC वो चलता रहे। सकरी गलियां हैं, वो इस तरीके से सीढ़ियां होती है, एंट्री और एग्जिट एक ही होती है, और अगर ग्राउंड फ्लोर पर किसी भी तरीके की आग लगने की घटना होती है तो लोग उसमें फंस जाते हैं। आप देखेंगे कि बराबर में इस कोचिंग सेंटर के पेंट की दुकान है जो काफ़ी ज़्यादा ज्वलनशील होती है। अगर आग लगती है, कोई हादसा होता है, तो जो बच्चे यहाँ पर ऊपर पड़ रहे होते हैं उनको निकलने के लिए इसी सीढ़ी से बाहर आना होता है। ये फायर एक्सटिंग्विशर एक रखा हुआ है जो कि पुराना है, लगता नहीं कि किसी को चलाना आता है। इस पे डेट यहाँ पर 2 जनवरी 2026 को एक्सपायर है, यानी कि ये एक्सपायर्ड फायर एक्सटिंग्विशर यहाँ पर रखा हुआ है। ये जो तार देख रहे हैं ना, ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इन तारों से, तार पे इतनी ज़्यादा ये तार का लोड है कि अगर कहीं भी शॉर्ट सर्किट होगा तो फिर बचने का कोई उपाय नहीं है। अब राजनीतिक सत्ता की बात करते हैं, जिसमें टीएमसी का बागी गुट ममता बनर्जी को मार्गदर्शक वाला ऑफर दे रहा है। कल ही ऋतुव्रत बनर्जी की अगुवाई में टीएमसी के बागियों ने ममता बनर्जी को मार्गदर्शक बनने का ऑफर दिया था। बागी लगातार ये कह रहे हैं कि दीदी चाहें तो मार्गदर्शक बन जाएं, लेकिन अभिषेक बनर्जी को टीएमसी में एंट्री नहीं मिलेगी। हालांकि बागी ममता बनर्जी को मार्गदर्शक तो बनाना चाहते हैं, लेकिन उनके फैसलों को मानना नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि ममता बनर्जी मंच की शोभा बढ़ाएं, ना कि फैसले लें।
हालांकि आज ममता बनर्जी ने बागियों पर काउंटर अटैक किया है और पार्टी पर अपना कब्जा मजबूत करने की कोशिश शुरू कर दी है। कल टीएमसी के बागी गुट ने एक बैठक की थी। बैठक में ममता बनर्जी को अध्यक्ष पद से हटा दिया गया था और अभिषेक बनर्जी को पार्टी से निलंबित कर दिया गया था। आज ममता बनर्जी ने अपने समर्थकों के साथ टीएमसी की बैठक की, जिसमें ममता बनर्जी को अध्यक्ष चुना गया और अभिषेक बनर्जी को महासचिव। इतना ही नहीं, कल बागी गुट की बैठक में अरूप रॉय को अध्यक्ष चुना गया था और फिरहाद हकीम समेत 4 नेताओं को उपाध्यक्ष बनाया गया था। आज ममता बनर्जी गुट ने डेरेक ओब्रायन और डोला सेन को संयुक्त राष्ट्रीय सचिव बनाया है, जबकि फिरहाद हकीम, अरूप बिस्वास और 6 नेताओं को पार्टी से निकाल दिया गया है। यानी टीएमसी के दोनों गुटों ने खुद को असली टीएमसी साबित करने की कोशिश शुरू कर दी है। कल टीएमसी के बागी गुट ने एक 30 सदस्यीय नई राष्ट्रीय कार्य समिति का गठन किया था और दावा किया था कि पार्टी संविधान के मुताबिक हर 3 वर्ष में राष्ट्रीय कार्यकारी समिति का गठन जरूरी है और आखिरी बार यह समिति फरवरी 2022 में बनाई गई थी। इसलिए बैठक बुलाई गई और नया अध्यक्ष चुना गया। जबकि टीएमसी के ममता बनर्जी गुट का कहना है कि वो पहले ही 24 सदस्यों की राष्ट्रीय कार्य समिति बना चुका था। जब बागी गुट अपनी राष्ट्रीय कार्य समिति के गठन की तैयारी कर रहा था, उससे पहले ममता बनर्जी को टीएमसी का अध्यक्ष चुन लिया गया था और शनिवार को चुनाव आयोग को सूची दे दी गई थी। इन 2 घटनाओं के बाद अब टीएमसी विधायक कुणाल घोष का कहना है कि जिस ऋतुव्रत बनर्जी को पहले ही पार्टी से निकाला जा चुका है, वो विशेष अधिवेशन कैसे बुला सकता है। टीएमसी के ममता गुट का कहना है कि टीएमसी का मतलब ममता बनर्जी है, बाकी सब तमाशा है। तो अरूप राय जी हमारा ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस का चेयरपर्सन चुने गए हैं। देखिए, हम लोग ही तो तृणमूल कांग्रेस है, तो सिंबल हमारा ही है और कोई दिक्कत है इसको लेकर तो इलेक्शन कमीशन है, तैयार करेगा। ये मजाक है, ये एक सर्कस है। ममता बनर्जी अपन से तृणमूल कांग्रेस बनाई थी, तभी उनको हटा देगा कौन? बोलते ऋतुव्रत बनर्जी जो कुछ दिन पहले सीपीएम का सदस्य। ये इलीगल है, उनका कोई अथॉरिटी या राइट नहीं है। हम लोग ये समझते हैं तृणमूल कांग्रेस मीन्स ममता बनर्जी और ममता बनर्जी मीन्स तृणमूल कांग्रेस। अभी एक कॉन्स्पिरेसी में आकर कुछ लोग बेईमानी कर रहा है, सरासर बेईमानी कर रहा है। आप क्या कर रहे हैं? आप बोल रहे हैं दीदी के हाथ से पार्टी लूंगा, सिंबल ले लूंगा। ये तो अपनी माताजी के पीठ पर छुरी मारने का कल्चर है। क्या बोलार बोले दीजिए, जाके नहीं कोनो आलोचना ही हुई। सबका राय लेके अरूप जी को वो चेयरमैन बनाया गया है, तो सबका सहमत से बना गया। ममता बनर्जी, दीदी ममता बनर्जी हम लोगों का गाइडर बनकर रहे, गाइड करे, हम लोग चलेंगे। आज जो है वो बुरी तरह से इनकी ज़मीन जो है वो खिसकती जा रही है, लेकिन कहेंगे जी हमारे लोग हैं ये बिकाऊ हैं। अब जब आप अपने लोगों को बिकाऊ कहोगे तो वो कैसे टिकाऊ रहेंगे? तो इसलिए पहले आत्मचिंतन करो कि आपका घर क्यों खाली होता जा रहा है, शून्य बटे सन्नाटा क्यों आपकी तरफ होता जा रहा है, क्यों आपकी जो है वो राजनीतिक खटिया खड़ी और बिस्तरा गोल को होता जा रहा है। ठीक है ना, चार्टर्ड हुई के नहीं कोनो कथा है। थैंक यू। अभी भी ड्रामा चल रहा है। टीएमसी ड्रामा पार्टी है, हम बोलते थे सर्कस पार्टी है। वही देखिए ना, हमारा महान उपदेष्टा जिसने बनाया, ममता बनर्जी बोली थी मुझे बनाओ, क्यों बनाया भाई? फिर हटाया क्यों है? ये सब ड्रामा टीएमसी में जमता है, इसलिए। अब महत्वपूर्ण सवाल यह है कि एक पार्टी, 2 अध्यक्ष, 2 संगठन। अब किस संगठन और अध्यक्ष को वैध माना जाए? क्या ममता बनर्जी से टीएमसी को छीन लिया जाएगा? क्या बागी गुट टीएमसी पर कब्जा कर लेगा? फिलहाल जो स्थिति है उसमें यह विवाद चुनाव आयोग और अदालत तक पहुंचना तय है। ममता बनर्जी की पार्टी पर फैसला अब चुनाव आयोग और कोर्ट को करना है, लेकिन पहले 2 ऐसे राजनीतिक मामले हुए हैं जिसमें बागी गुट ने पार्टी छीन ली है। पहला बड़ा मामला शिवसेना का है, जिसे बनाया तो बाला साहेब ठाकरे ने था, लेकिन 2022 में एकनाथ शिंदे ने पार्टी उनके बेटे उद्धव ठाकरे से छीन ली। इसी तरह 2025 में शरद पवार की बनाई पार्टी एनसीपी को उनके भतीजे अजीत पवार ने उनसे छीन लिया। और अब ममता बनर्जी की पार्टी पर बागी गुट की नजर है। ऋतुव्रत की अगुवाई में विधायक और पार्षद अलग गुट बना चुके हैं, अपनी पसंद का अध्यक्ष भी चुन चुके हैं।
टीएमसी पर कब्जे का पैसे वाला कनेक्शन भी है। फिलहाल टीएमसी के 440 करोड़ रुपए बैंक में सीज हैं। सूत्रों का दावा है कि पार्टी के पास 9,000 करोड़ रुपए तक का फंड और संपत्ति हो सकती है। पैसे का मामला तब बिगड़ा जब बगावत हुई। ऋतुव्रत बैनर्जी के साथ टीएमसी के कोषाध्यक्ष अरूप विश्वास ने भी बगावत कर दी। इस बीच 5 जून को ममता बनर्जी ने टीएमसी की एक बैठक बुलाई, जिसमें शुभाशीष चक्रवर्ती को नया कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया। इसके कुछ ही दिन बाद बागी कोषाध्यक्ष अरूप विश्वास ने एचडीएफसी बैंक को चिट्ठी लिखी और टीएमसी के 440 करोड़ रुपए निकालने पर रोक लगाने की मांग की। उन्होंने कहा कि जब तक असली कोषाध्यक्ष का फैसला नहीं होता, फंड नहीं निकाला जाए, जिसके बाद बैंक ने फंड रिलीज करने पर रोक लगा दी। इसके बाद जयनगर से विधायक विश्वनाथ दास के नेतृत्व में 10 बागी विधायकों ने विधाननगर साइबर थाने में औपचारिक शिकायत दर्ज कराते हुए एफआईआर और फंड के स्रोतों की जांच की मांग की। शिकायत में यह भी कहा गया कि डिजिटल प्लेटफॉर्म और ऑनलाइन बैंकिंग के जरिए पैसे ट्रांसफर करने और स्रोत छिपाने की कोशिश हो सकती है। पुलिस में शिकायत के बाद पुलिस ने भी अब जांच शुरू कर दी है। अब चूंकि पार्टी पर कब्जे की लड़ाई चल रही है, ऐसे में असली टीएमसी का फैसला होने के बाद ही फंड का फैसला हो पाएगा और पता चलेगा कि ये फंड किस गुट को दिया जाएगा। यानी नाम और निशान के साथ टीएमसी में बगावत का फंड वाला कनेक्शन भी है। पुलिस इंक्वायरी कर रही है और ये केंद्र सरकार का विषय नहीं है, ये विषय है इलेक्शन कमीशन का। ये मैं जितना समझ पा रहा हूँ, ये बाद में इलेक्शन कमीशन और उसके बाद कोर्ट तक जाएगा। कोर्ट विल डिसाइड। मुझे लग रहा है ऐसे होने वाला है, बाकी तो समय बताएगा। क्वेश्चन है कि ये अकाउंट अगर बुरा है, ये अकाउंट से इलेक्शन के पहले 1.5-2 महीना पहले वो रीतो और जो लोग कॉम्प्लेन किए हुए हैं, तो उसका अकाउंट में इस अकाउंट से रुपया इलेक्शन पर्पस के लिए ट्रांसफ़र हुआ है या नहीं हुआ है। तो अगर ये अकाउंट का रुपया ठीक नहीं था, तो वो लोग अपना इलेक्शन के पर्पस में उस अकाउंट से फिनांस लिया क्यों? इस बीच ममता बनर्जी की भवानीपुर विधानसभा सीट पर हुए चुनाव और उसके नतीजों को लेकर कानूनी लड़ाई तेज हो गई है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल की भवानीपुर विधानसभा सीट की काउंटिंग से जुड़े सभी सबूत सुरक्षित रखने का आदेश दिया। कोर्ट ने नतीजों में गड़बड़ी के आरोपों पर सुनवाई करते हुए कहा कि ईवीएम, वीवीपैट, सीसीटीवी फुटेज और दूसरे सभी रिकॉर्ड संरक्षित रखे जाएं। कोर्ट ने मतगणना केंद्र पर बने शेखावटी मेमोरियल स्कूल के अंदर और बाहर लगे सभी सीसीटीवी कैमरों की फुटेज सुरक्षित रखने का निर्देश दिया। कोर्ट ने शुभेंदु अधिकारी, उनके सलाहकार सुब्रत गुप्ता और सुनील अग्रवाल को भी पक्षकार बनाया है। भवानीपुर सीट पर शुभेंदु अधिकारी ने पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को 15,105 वोटों से हराया था। कुल मिलाकर बंगाल में कई मोर्चों पर लड़ाई चल रही है। इसमें राजनीतिक लड़ाई भी है और कानूनी लड़ाई भी है। बंगाल से ही एक खबर भ्रष्टाचार से जुड़ी हुई आई है। पूर्वी विधाननगर के मेयर और सब्यसाची दत्ता के करीबी सहयोगी के घर पर छापामारी हुई, जहां से करीब 3 किलोग्राम सोने के आभूषण बरामद किए गए। इन आभूषणों की अनुमानित कीमत 4 करोड़ 39 लाख रुपए से अधिक बताई जा रही है। ये मामला कल रात का है, जब विधाननगर पुलिस ने देर रात नदिया जिले में जिला परिषद सदस्य और टीएमसी नेता टीना भौमिक साहा के आवास पर छापा मारा। सत्ता में अगली खबर उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन के विध्वंसक ऐलान से जुड़ी है। किम जोंग की पहचान एक ऐसे नेता की है जो किसी की भी नहीं सुनते हैं, खुद ही अपना प्लान बनाते हैं और उसे अंजाम तक पहुंचाने की कसम भी खाते हैं। इस बार किम जोंग ने अपनी परमाणु पावर को सुपर स्पीड से बढ़ाने की कमान संभाल ली है और कसम खाई है। एक ऐसे कसम जिसे सुनकर पूरी दुनिया की चिंता बढ़ गई है। उत्तर कोरिया की सरकारी न्यूज एजेंसी KCNA के मुताबिक किम ने कहा है कि अब उत्तर कोरिया तेजी से परमाणु ताकत बढ़ाएगा। किम की इन बातों के पीछे वो डर है जिसका सामना अभी ईरान कर रहा है। किम ने बहुत करीब से देखा कि बिना परमाणु बम के ईरान का क्या हाल हुआ। इसलिए किम परमाणु ताकत को उत्तर कोरिया की सुरक्षा दीवार की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं। कुछ दिन पहले किम की बहन ने भी अपने परमाणु हथियारों की संख्या बढ़ाने का जिक्र किया था। अब खुद किम ने खुलकर कह दिया है कि चाहे जो हो जाए वो परमाणु हथियार बनाने की स्पीड बढ़ाएंगे।
इसके लिए किम दुनिया के मौजूदा हालात को जिम्मेदार बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि दुनिया में इस वक्त चौंकाने वाली घटनाएं हो रही हैं। जो विध्वंस हो रहा है वो महाशक्तियों के गुंडों जैसे लालच का नतीजा है। महाशक्तियों का लालच दुनिया में बड़े टकराव को पैदा कर रहा है। किम ने साफ कहा कि पश्चिम एशिया में जो हो रहा है उसका जिम्मेदार अमेरिका है। साथ ही अमेरिका और दक्षिण कोरिया पर सैन्य अभ्यास के नाम पर अपनी परमाणु तैयारी बढ़ाने का आरोप भी लगाया। किम ने कहा अमेरिका की इन तैयारियों का मकसद उत्तर कोरिया पर हमला करना है। ऐसी स्थिति में परमाणु शक्ति का इस्तेमाल ही शांति का एकमात्र रास्ता है और इसके लिए उत्तर कोरिया परमाणु तकनीक वाले हथियारों का उत्पादन बढ़ाएगा।